हेलो फ्रेंड्स। तो रिपर्टरी का जो एग्जाम है वो फोर्थ बीएचएमएस का जो रिपर्टरी का एग्जाम है वो होने जा रहा है आपका 23/8/2023 का। तो उसके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस जो है वीवीआई क्वेश्चंस है, हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चंस आपका आता है वो है केस टेकिंग। पहला क्वेश्चन है आपका केस टेकिंग। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है आपका रिपर्टरी में, वो है केंट का रिपर्टरी, यानी केंट रिपर्टरी का जो उसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड है या इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो हाउ टू यूज है उसके बारे में। उसके बाद कहता है बीटीपीटी और बीबीसीआर। तो ये तीन रिपर्टरी के बारे में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना था। उसके बाद आपका जो आता है वो तीसरा क्वेश्चन जो है हमने लिया है वो है इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम, कैसे हम सिम्टम को एवोल्यूट करते हैं उसके बारे में। उसके बाद कहता है चौथा मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो मेथड क्या है रिपर्टराइजेशन करने का, उसको हम लोगों ने लिया है। उसके बाद जो है आपका पांचवा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री ऑफ रेपर्टरी। रेपर्टरी की हिस्ट्री क्या रही है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, और हिस्ट्री ऑफ रेपर्टरी लिए हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। रिपर्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। उसके बाद जो है आपका आता है प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन के बाद स्कोप ऑफ रिपर्टरी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिपर्टरी। स्कोप, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ रिपर्टरी। उसके बाद हमने आठवें क्वेश्चन पे लिया है व्हाट इज रिपर्टरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर रिपर्टरी। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो है कंप्यूटर रिपर्टरी, यानी कि कंप्यूटर रिपर्टरी में मुख्य रूप से आपसे रडार के बारे में पूछा जाएगा और सिंथेसिस के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हमने शॉर्ट नोट्स में कुछ चीजों को लिया है, जैसे एलिमिनेटिंग सिम्टम, टोटालिटी ऑफ सिम्टम, कॉन्कोर्डेंस, कॉन्कोमिटेंट, रूब्रिक्स, क्रॉस रेफरेंस, एनामिनेसिस, सिंथेसिस ऑफ रूब्रिक्स। तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, और कुछ रूब्रिक्स जो है जनरल रूब्रिक्स आपसे पूछे जाते हैं, जैसे वाइविसियस है, रेनुला है, डिल्यूजन है। तो ये सब रूब्रिक्स वाले पार्ट है, जैसे डिल्यूजन, रेनुला, वाइविसियस, सोमनाबुलिज्म। तो ये सब कुछ रूब्रिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। तो हमने उनको यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और बार बार रिपीट किए जा रहे थे हम उन्हीं को लिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग का अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो है रिपर्टरी, जिसमें आपका आता है, पहले हम लोग लेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उसको ले रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज रेपर्टरी, पहला जो क्वेश्चन था व्हाट इज रेपर्टरी, रेपर्टरी क्या है। तो रेपर्टरी का मतलब होता है एक टीजर या एक स्टॉक जहां पे हम बहुत सारी चीजों को रखते हैं, जहां से स्किल्स का जिसका हम लोग एक खास चीज के लिए उपयोग करते हैं। तो रेपर्टरी का जो डेफिनेशन है, होम्योपैथिक रेपर्टरी का जो डेफिनेशन होगा, कहता है कि रेपर्टरी जो है एक सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स है। सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज जो है, सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज है आपका इंडेक्स ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। किसका? मटेरिया मेडिका, यानी कि जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है उसी का इंडेक्स जो है लॉजिकली अरेंज किया गया है, जो कि जिसमें क्या है कि पूरे नॉलेज से भरा है, यानी फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारे जानकारियां भरी पड़ी हैं। और ये जानकारियां तीन जगह से ली गई हैं। ये जानकारियां, पहला कहता है टॉक्सिकोलॉजी से, दूसरा कहता है ड्रग प्रूविंग से, और तीसरा कहता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। यानी कि तीसरा आपका लिया गया है क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। तो रेपर्टरी क्या है, बेसिकली एक जो है कि सिस्टमैटिकली और लॉजिकली अरेंज इंडेक्स है, और जिसमें कि इंफॉर्मेशन तीन सोर्स से लिया गया है, टॉक्सिकोलॉजी से, ड्रग प्रूविंग से और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। अब कहता है यूज ऑफ रिपर्टरी, आप रिपर्टरी का यूज कहां करते हैं। तो रिपर्टरी का यूज कहता है कि क्रोनिक केसेस में जहां पर बहुत सारी दवाइयां जो है, सेवरल रेमेडी कवर द पिक्चर ऑफ पेशेंट, यानी कि बहुत सारी दवाइयां जब एक पेशेंट का पिक्चर कवर करने लगती है उस जगह पर आपको यूज करना चाहिए। दूसरा कहता है मिसमैनेज केस। अब वैसा केस जिसको आपने मिसमैनेज किया है, यानी कि जब गलत दवाइयां देकर आपने उस केस को खराब कर दिया है,
तो कहता है कि वहां पर आपको यूज करनी चाहिए। तीसरा कहता है वैसे केस जहां पर कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है कि कौन सी मेडिसिन देनी है नहीं देनी है और आप मटेरिया मेडिका के नॉलेज से वहां पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहता है कि वहां पर आप इसको उपयोग करिए। उसके बाद चौथा जो आता है कहता है कि डिफरेंशिएट करने में मदद करता है एक दवा को दूसरे दवा से, और आपकी जो मेडिसिन की नॉलेज है उसको भी ये बढ़ाता है। डिफरेंशिएट करने में आपका मदद करता है एक दवा से दूसरी दवा को। और कहता है पांचवा कहता है कि आपको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, जब पहली बार आपने दवा दिया था पेशेंट को और उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके बाद जब दूसरी बार जो इंप्रूवमेंट अगर हुआ है तो दवा कैसे देनी है उसमें आपकी ये मदद करता है। तो हेल्प इन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम लोग का आता है वो है रेपर्टरी इज द, अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है रेपर्टरी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मटेरिया मेडिका एंड डिजीज। रेपर्टरी क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, आपका लिंक क्रिएट कर देता है मटेरिया मेडिका से लेके और डिजीज के बीच में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेपर्टरी। रेपर्टरी का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो कहता है कि रेपर्टरी का जो क्लासिफिकेशन है वो क्यों जरूरी हो गया, तो कह रहा है कि आज के टाइम में और जब से हैनीमैन के टाइम से जब से रेपर्टरी बनना शुरू हुई है तब से लेके और आज तक मोर देन 200 और 250 या 200 से ऊपर रेपर्टरी जो है आज के डेट में अवेलेबल है मार्केट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिफिकेशन करना, जब ऐसे कोई भी चीजों का जब वास्ट मेजोरिटी में चीजें प्रेजेंट होती है किसी जगह पे, तो उसका क्लासिफिकेशन जरूरी होता है ताकि आप उसका सही उपयोग सही टाइम पर कर सके। ठीक इसी तरह से यहाँ पर है कि जो प्रैक्टिशनर हैं, जो बिजी प्रैक्टिशनर होते हैं जिनके पास समय की बहुत कमी होती है या कोई भी पर्सन, तो वो अलग अलग रेपर्टरी के बारे में जब जानते रहेंगे कि किस रेपर्टरी का कैसे बनावट है या कैसा उसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन था, कहाँ यूज करनी है, तो उससे वो क्या करेंगे कि सही समय पे सही रेपर्टरी का उपयोग करके पेशेंट को जो है ठीक करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, कई बार पूछा भी जाता है कि क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंस है रेपर्टरी का। उसके बाद कहते हैं कि रेपर्टरी का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग 5 तरीके से करेंगे। रेपर्टरी का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग 5 तरीके से करेंगे। पहला कहता है बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल बैकग्राउंड, वैसी रेपर्टरी जिसके बैकग्राउंड में फिलोसफी वर्क कर रही थी वैसे रेपर्टरी को हम लोग पहले नंबर पे रखते हैं। दूसरे नंबर पे जिसके पीछे वैसी रेपर्टरी जिसके पीछे किसी भी तरह की फिलोसफी नहीं लगी है, उसको सिर्फ बना दिया गया है। तीसरी रेपर्टरी कहती है क्लिनिकल रेपर्टरी, वो रेपर्टरी जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। और चौथा कहता है कार्ड रेपर्टरी, जिसमें कि छोटे छोटे होल होते हैं और उस होल के थ्रू हम लोग मेडिसिन को फाइंड करते हैं, इसलिए इसको कार्ड रेपर्टरी कहते हैं। बेसिकली इसमें पंच होते हैं। उसके बाद कहता है मैकेनिकल एड रेपर्टरी। मैकेनिकल एड रेपर्टरी यानी कि वैसी रेपर्टरी जो आज के टाइम में कंप्यूटर के फॉर्म में आ गई है, एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है पूरे रेपर्टरी को, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल रेपर्टरी, मैकेनिकल एड रेपर्टरी। क्योंकि समय की बहुत जब कमी होती है तो हम लोग मैकेनिकल एड रेपर्टरी का उपयोग करने लगे हैं। पहला जो रेपर्टरी का जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे वो है फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे। तो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे जो रेपर्टरी आपकी आती है वो है पहला हम लोग इस रेपर्टरी का जिसके पीछे किसी न किसी फिलोसफी का उपयोग किया गया। तो इसमें हम इस रेपर्टरी को भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड करके देखेंगे। एक तो कहता है कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टू पार्टिकुलर, वैसी रेपर्टरी जो जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जा रही हो, और जो जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जा रही हो यानी कि यहाँ पर जनरल सिम्टम्स को, यानी कि मेंटल जनरल के पार्ट, मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल के पार्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यानी कि प्राइम इंपॉर्टेंस जब देते हैं आप, उसको हम लोग कहेंगे वैसी रेपर्टरी को जब यूज करते हैं तो कहते हैं कि ये रेपर्टरी जो बनी है वो जनरल से पार्टिकुलर गई है। पहले आप प्राइम इंपॉर्टेंस देंगे जनरल को और देन आप पार्टिकुलर सिम्टम को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हैनीमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो था कि पूरे मैन को कवर करना। तो पूरे मैन को कवर करने के लिए आपको उसके जनरल चीजों को कवर करना होगा, तभी आप एक मैन को कवर कर सकते हैं। तो कहता है कि जनरल रेपर्टरी में जो बेस था जनरल से पार्टिकुलर की तरफ, उसमें आपकी पहली रेपर्टरी जो बनी थी वो थी केंट की रेपर्टरी। पहली रेपर्टरी हम लोग देख रहे हैं कौन सी, केंट रेपर्टरी थी। और केंट की जो रेपर्टरी थी वो केंट रेपर्टरी जो बनी थी वो उन्होंने केंट ने फिजिकल जनरल के पार्ट्स को, यानी कि फिजिकल जनरल है, मेंटल जनरल है, स्लीप है, उसको बहुत ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। तो पहला कहता है केंट रेपर्टरी, दूसरी कहती है लीप की रेपर्टरी, लीप रेपर्टरी, तीसरी आती है आपकी सिंथेसिस रेपर्टरी, चौथी आती है रॉबिन मर्फी की रेपर्टरी, रॉबिन मर्फी रेपर्टरी।
तो ये रेपर्टरी जो आप देख रहे हैं, ये और सारे भी हैं इस रेपर्टरी, बहुत सारे का नाम हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो ये सब जो रेपर्टरी है वो जनरल टू पार्टिकुलर जाने का काम कर रहे थे। दूसरा जो आपका था, दूसरा जो था जिसके पीछे फिलोसफिकल बैकग्राउंड था, वो था, कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकुलर। ऐसी रेपर्टरी जो सिर्फ पार्टिकुलर को मायने दे रही थी और ये पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रही थी। यानी कि इस रेपर्टरी में पार्टिकुलर सिम्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था। और ये रेपर्टरी जो है डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी पे बेस्ड था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी पे बेस्ड था, और इसमें ये था कि एक पार्ट में किसी भी सेंसेशन को है, अगर दूसरे पार्ट में कोई सेंसेशन उस तरह का प्रेजेंट नहीं है तो वो सेंसेशन भी हम दूसरे पार्ट में ले लेते थे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी यहाँ पर लगती है। तो इस तरह की जो रेपर्टरी थी, जो आपका जो पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रही थी, पार्टिकुलर टू जनरल जा रही थी, उस रेपर्टरी को हम लोग कहते हैं, जिसमें कि आपका पहला रेपर्टरी थी बीवीसीआर, सॉरी पहले आई थी बीटीपीबी यानी कि बोगी हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को आगे जो है कि फर्दर एक्सपेंड किए थे हमारे बोगर सर ने। तो उसको हम लोग उन्होंने जो रेपर्टरी बनाई थी, उस रेपर्टरी का नाम था बोगर बोगी हसन कैरेक्टरिस्टिक्स रेपर्टरी, यानी कि बोगर बोगी हसन कैरेक्टरिस्टिक्स रेपर्टरी उन्होंने बनाई। और तीसरी रेपर्टरी ऑफ कोर्स बोगर की ही रेपर्टरी है, सिनॉप्टिक की के नाम से आती है। तो ये रेपर्टरी थी। ये था आपका फिलोसफिकल बैकग्राउंड। उसके बाद कहता है बेस्ड अपॉन द हैविंग नो डिस्टिंक्ट फिलॉसफी। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था जिसमें कि किसी भी तरह का डिस्टिंक्ट फिलॉसफी नहीं थी, जिसको हम लोग कॉन्कोर्डेंस रेपर्टरी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसी रेपर्टरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ उस रेपर्टरी का यूज जो है एज ए रेफरेंस किया गया था, और यही एक रेपर्टरी है जिसमें किसी रूब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यही एक रेपर्टरी है जिसमें रूब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ओरिजिनल सिम्टम्स थे, यानी कि जो ओरिजिनल डाटा थे ड्रग प्रूफिंग को, बस उसको सिस्टमैटिकली अल्फाबेटिकली जो है कि उन्होंने अरेंज किया है, किसी भी तरह का उसमें बदलाव नहीं किए, उनके मॉडिफिकेशन नहीं किए। क्योंकि सिम्टम में हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो रेपर्टरी की जो लैंग्वेज है, सो मटेरिया मेडिका के जो सिम्टम है उसको हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करते हैं या फॉर्म को चेंज करते हैं ताकि वो फिट बैठ सके हमारे अरेंजमेंट के हिसाब से। तो यहाँ ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है, इसीलिए इसको कॉन्कोर्डेंस रेपर्टरी और प्यूरिटन ग्रुप की रेपर्टरी के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? प्यूरिटन ग्रुप की रेपर्टरी के नाम से हम लोग जानते हैं, प्यूरिटन। और इस रेपर्टरी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए किया जाता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप रेपर्टराइजेशन में नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि इसमें सिम्टम है या नहीं है इस मेडिसिन के अंदर। जिसमें पहली रेपर्टरी जो है कि कैनन की रेपर्टरी आती है, कैनन रेपर्टरी, और दूसरा आपकी आती है कॉन्कोर्डेंस रेपर्टरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय जेंट्री, जो कि 6 वॉल्यूम में थी, जो कि 6 वॉल्यूम में थी। क्या थी वो? 6 वॉल्यूम में थी। जेंट्री की जो रेपर्टरी है वो 6 वॉल्यूम में बनी थी। उसके बाद आपकी आती है क्लिनिकल रेपर्टरी। उसके बाद कौन सी रेपर्टरी आती है आपकी? क्लिनिकल रेपर्टरी। रेपर्टरी हैविंग मेनी क्लिनिकल रूब्रिक्स अंडर द डिफरेंट सिस्टम एंड मेडिसिन्स आर ग्रुप्ड अगेंस्ट द नेम ऑफ डिजीज। यानी कि जब कोई बीमारी के नाम के अंदर आप दवाइयां को रख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे रेपर्टरी को क्या कहेंगे? क्लिनिकल रेपर्टरी कहेंगे। और यह रेपर्टरी को जो है डिवाइड किया गया था 2 भागों में। इस तरह की क्लिनिकल रेपर्टरी को उन्होंने डिवाइड किया था 2 भागों में, कोई डिजीज के नाम से या किसी ऑर्गन के पार्ट के नाम से। तो उन्होंने कहा कि ऐसी रेपर्टरी को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक रेपर्टरी वैसी एक रेपर्टरी हो जो होल बॉडी को कवर करे। पहली रेपर्टरी वो जो होल बॉडी को कवर करे, और दूसरी कहती है कि किसी डिजीज या किसी पार्टिकुलर पार्ट को कवर करे। यानी कि किसी डिजीज या किसी पार्टिकुलर डिजीज पे बनी हो या पार्टिकुलर ऑर्गन पे बनी हो। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे आप पार्टिकुलर डिजीज के नाम से, जैसे मॉर्गन की यूरिनरी सिस्टम बनी थी। मॉर्गन की जो यूरिनरी सिस्टम बनी थी, ये बेसिकली ऑर्गन के नाम पे बनी है। मेल्टॉन की यूट्रस जो रेपर्टरी बनी है, वो यूट्रस के ऊपर पूरी रेपर्टरी लिखी गई है। तीसरी रेपर्टरी जो होती है बेल्स डायरिया करके जो रेपर्टरी आती है वो है। उसके बाद अगर आप देखोगे एलेंस की इंटरमिटेंट रेपर्टरी आती है। एलन की इंटरमिटेंट रेपर्टरी आती है। इंटरमिटेंट रेपर्टरी आती है। तो बहुत सारे रेपर्टरी इस तरह से उस समय बनाई गई। ठीक है।
एलेंस की रेपर्टरी आती है। उसके बाद आप अगर देखोगे कि जो ऐसी रेपर्टरी जो पूरे बॉडी को कवर करे, तो कहता है पहली रेपर्टरी आपकी आती है वो है जेटी क्लार्क की रेपर्टरी। जेटी क्लार्क ने अपनी क्लिनिकल रेपर्टरी बनाई थी, जेटी क्लार्क रेपर्टरी, क्लिनिकल रेपर्टरी। उसके बाद कहता है कि अपेंडिक्स ऑफ बोरिक मटेरिया मेडिका रेपर्टरी। बोरिक की जो अपेंडिक्स है, बोरिक मटेरिया मेडिका में जो अपेंडिक्स में जो रेपर्टरी लिखी गई है उसको कहते हैं। तो बोरिक रेपर्टरी को हम यहाँ पर लेंगे। एक्चुअली ये रेपर्टरी बोरिक के द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन बोरिक के मटेरिया मेडिका के पीछे लगी है, इसलिए हम वहां पर अपेंडिक्स देना पड़ता है। उसके बाद कहता है आपका जो चौथा क्लासिफिकेशन था वो था कार्ड रेपर्टरी। कार्ड रेपर्टरी क्या है कि अरेंज, ये भी क्योंकि पूरी रेपर्टरी सिस्टमैटिकली अरेंज हुई है। कहीं भी आप रेपर्टरी में लिखेंगे तो वहां पर अरेंज इन द सिस्टमैटिकली, पूरी रेपर्टरी अरेंजमेंट को ही तो रेपर्टरी कह रहे हैं हम लोग। एक जो अरेंजमेंट है उसी को रेपर्टरी कह रहे हैं। तो कार्ड रेपर्टरी में भी अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी अरेंजमेंट जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। वर्क टू फाइंड आउट द रेमेडी मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पंच कार्ड। कहता है कि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे आर पार लाइट जा सके। और जो कार्ड में पूरी, अगर हम 10 कार्ड ले रहे हैं और 10 कार्ड में से 8 कार्ड या 10 कार्ड में सबसे ज्यादा कार्ड में जो सिम्टम कवर करेगी, यानी कि उससे जितना ज्यादा लाइट पास करेगी, और उसके हिसाब से यह रेपर्टरी बनी थी। कहता है कि इसमें पहली जो रेपर्टरी है, जो आप जो रेपर्टरी का नाम देखेंगे वो है किशोर कार्ड रेपर्टरी। दूसरा है बोगर कार्ड रेपर्टरी। तीसरा है पी शंकरन की कार्ड रेपर्टरी, शर्मा कार्ड रेपर्टरी। सो बेसिकली ये जो है रेपर्टरी है किशोर की कार्ड रेपर्टरी, बोगर कार्ड रेपर्टरी, शंकरन कार्ड रेपर्टरी एंड शर्मा कार्ड रेपर्टरी। उसके बाद हम लोग आते हैं पांचवा क्लासिफिकेशन पे, उसको कहते हैं मैकेनिकल एड रेपर्टरी। क्या कहते हैं हम लोग? मैकेनिकल एड रेपर्टरी। मैकेनिकल एड रेपर्टरी। और मैकेनिकल एड रेपर्टरी क्या है कि पूरी रेपर्टरी को जो है एक डाल दिया गया है, प्रोसेस करके मेथड ऑफ, उसको एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है। पूरी रेपर्टरी के जो प्रोसेस है, उसके डाटा है, उन सभी को एक पुट कर दिया गया है, डाल दिया गया है एज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि एज वेल एज उसका जो रेपर्टरी का होल्ड रेपर्टरी है वो, और एज वेल एज उसकी प्रोसेस, यानी रेपर्टराइजेशन के प्रोसेस, उसके ग्रेडिंग, उसके पैटर्न, उन सब को डाल दिया गया एक फॉर्म में, और जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के फॉर्म में देख रहे हैं। दिस मेथड ऑफ रेपर्टरी इज फास्टर एंड इजियर। कहता है यह इस तरह की जो रेपर्टरी है बहुत तेज काम करती है, इसको फास्टर और बहुत, इसको चलाना बहुत आसान होता है, इसलिए इजियर। अब इसमें हमने कुछ नाम्स लिखे हैं, जैसे काड़ा रेपर्टरी है, रडार है, ऑर्गेनर 96 है, मैक रेपर्टरी है, फोमपैथ है, जोमियो है, और डायनामिक रेपर्टरी है, डॉल्फिन्स है। तो ये रेपर्टरी जो है कि आपकी बेसिकली क्या है, सॉफ्टवेयर रेपर्टरी है, और इसी को हम लोग कंप्यूटर रेपर्टरी के भी नाम से जानते हैं। अगली जो क्वेश्चन हमारी आती है वो है केंट रेपर्टरी। केंट रेपर्टरी से पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेंगे। सो कहता है कि हिस्ट्री जो है रेपर्टरी की वो बहुत लॉन्ग है, यानी कि बहुत लंबा रहा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री की शुरुआत जो है, पहली रेपर्टरी जो है हैनीमैन ने खुद लिखी थी, और वो रेपर्टरी कुछ ज्यादा अच्छी ग्रुप, मतलब अच्छी ज्यादा चल नहीं पाई, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट अच्छे ढंग से नहीं थी। सो हमने पूरी हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पूरी हिस्ट्री को, रेपर्टरी के हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पूरी हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके देखेंगे बेसिकली। लेकिन आज के टाइम में एक और चौथा रेपर्टरी आपकी जुड़ गई है, जिसको हम लोग मॉडर्न रेपर्टरी के नाम से जानते हैं। कई जगह पे आपको पोस्ट कैंटेनियन के अंदर ही मॉडर्न रेपर्टरी को डाला है, और कई जगह पे पोस्ट कैंटेनियन को छोड़कर मॉडर्न रेपर्टरी, यानी कि वैसी रेपर्टरी जो अभी फिलहाल आपके जो है कि 25 साल के अंदर आई है, उस रेपर्टरी को रख दिया गया है। ठीक है, तो पोस्ट कैंटेनियन के फॉर्म में भी कई जगह आपको पोस्ट कैंटेनियन में भी रखा गया है, और कई जगह कहता है कि मॉडर्न रेपर्टरी को अलग कर दिया गया है। तो सबसे पहला हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक्चुअली क्योंकि हम कैंटेनियन एरा इसलिए कहते हैं, कैंटेनियन बार बार इसलिए कहेंगे क्योंकि केंट के जो रेपर्टरी आई थी, केंट ने जो अपनी रेपर्टरी लिखी थी, उस रेपर्टरी के जो वर्ल्ड में है एक एवोल्यूशन आया था, और वो जो रेपर्टरी थी बहुत अच्छी रेपर्टरी थी। इसीलिए वहां से जो पूरी हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करने लगे, प्री कैंटेनियन एरा, पोस्ट कैंटेनियन एंड मॉडर्न रेपर्टरी।
जितनी भी आपकी मॉडर्न रेपर्टरी है वो सारे रेपर्टरी जो है केंट की रेपर्टरी पे बेस्ड है, इसीलिए इसको पोस्ट कैंटेनियन रेपर्टरी के अंदर भी रखा जाता है। तो हम प्री कैंटेनियन एरा देखेंगे। पहला कहता है कि आपका प्री कैंटेनियन एरा है, दूसरा कहता है कैंटेनियन एरा है, तीसरा कहता है पोस्ट कैंटेनियन एरा है, और चौथा कहता है मॉडर्न एरा ऑफ रेपर्टरी। तो पहला जो है आपका प्री कैंटेनियन एरा में सबसे पहली रेपर्टरी जो बनी थी वो थी 1805 में, और जिसको बनाए थे हैनीमैन ने सेल्फ, जिसको हम लोग फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम के नाम से जानते हैं। फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी रेपर्टरी जो थी उसके बाद हमने कुछ ईयर्स को और कुछ रेपर्टरी को छोड़ा है, क्योंकि हम कुछ ही को लिखे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी रेपर्टरी जो आई थी वो थी 1814 में आई थी, शॉर्ट रेपर्टरी इन लैटिन। उसके बाद 1829 में गैंगस्टर डब्ल्यू ग्रॉस की रेपर्टरी आई थी। 1832 में बोगी हसन्स की जो रेपर्टरी है एंटीसोरिक, 1832 में बोगी हसन की रेपर्टरी आई थी, और बोगी हसन को ही फादर ऑफ रेपर्टरी के नाम से, बोगी हसन को ही हम लोग फादर ऑफ रेपर्टरी के नाम से बोगी हसन्स को ही हम लोग फादर ऑफ रेपर्टरी के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ रेपर्टरी भी हम बोगी हसन्स को कहते हैं। फादर ऑफ रेपर्टरी अगर पूछा जाता है कि फादर ऑफ रेपर्टरी कौन थे, तो बोगी हसन थे। दूसरी उन्हीं की रेपर्टरी आई थी 1835 में, बोगी हसन्स की ही रेपर्टरी आई थी, रेपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच नॉट ए एंटीसोरिक, यानी कि वैसी रेपर्टरी जो एंटीसोरिक मेडिसिन को कवर नहीं की थी। ये थी एंटीसोरिक, 1832 में जो आई थी वो एंटीसोरिक को कवर कर रही थी, और 1835 में जो रेपर्टरी आई वो एंटीसोरिक मेडिसिन को नहीं लिए थे। उसके बाद कहता है कि 1836, यानी कि 1836 में बोगी हसन्स की जो रेपर्टरी आई थी वो थी रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप थी, यानी कि एक मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन का रिलेशनशिप उन्होंने लिखा था 1836 वाली रेपर्टरी में। उसके बाद कहता है 1843 में आपकी बीटीपीबी आई थी, बोगी हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक जो है 1843 में आई थी। उसके बाद आपका आता है 1854 लिप की रेपर्टरी आई थी, लिप की रेपर्टरी आई थी, LIPPE लिप की रेपर्टरी आई थी, जो कि रिलेटिव थी रेपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका। 1886 में आपकी TF एलन की जो है कि सिम्टम रजिस्टर्ड आई थी रेपर्टरी। और लास्ट है आपका 1896 जहां पर कैनर ने बनाई थी रेपर्टरी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। ये 1896 था, और 1896 ही आपका लास्ट रहा है प्री कैंटेनियन एरा का एंड पॉइंट था। उसके बाद हम लोग आते हैं कैंटेनियन एरा में। तो कैंटेनियन एरा में कहता है कि सिंगल रेपर्टरी बनी थी 1897 में। 1897 में जो है कि आपकी सिंगल रेपर्टरी बन के आई थी। सो 1896 में कैनर ने अपनी रेपर्टरी बनाई थी हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम का, और कहता है कि कैंटेनियन एरा शुरू होता है 1897 में, क्योंकि इसी टाइम केंट ने अपनी पहली रेपर्टरी को पब्लिश किए थे 1897 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है एज द हिस्ट्री ऑफ रेपर्टरी। केंट की रेपर्टरी आई। उसके बाद हम लोग आते हैं पोस्ट कैंटेनियन एरा ऑफ रेपर्टरी, यानी कि केंट के बाद किन किन रेपर्टरी का आना था, केंट के बाद कौन कौन सी रेपर्टरी आई। तो कहता है कि 1904 में क्लार्क की रेपर्टरी आई। क्लार्क की क्लिनिकल रेपर्टरी है, और वहां भी हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन में भी क्लिनिकल रेपर्टरी में हम लोगों ने दो रेपर्टरी का नाम दिया था, बोगर की रेपर्टरी और क्लार्क रेपर्टरी का। दूसरा 1905 में BBCR आ गई, यानी बोगी हसन कैरेक्टरिस्टिक्स रेपर्टरी जो है आपकी 1905 में आ गई। 1915 में बोगर की सिनेप्टिक की आ गई फिर से, और 1931 में बोगर ने लिखी थी अपनी टाइम्स ऑफ रेमेडी एंड मून फेज, टाइम्स ऑफ रेमेडी एंड मून फेज, यानी कि इस रेपर्टरी में मून फेज के, यानी कि जो मून जो है कैसे अफेक्ट करता है किसी के हेल्थ को, उन्होंने इसमें मेडिसिन के हिसाब से ग्रेडिंग करके और इफेक्ट को दिखाया है मून फेज में। और टाइम्स वाले चैप्टर में उन्होंने टाइम से कैसे अफेक्ट होते हैं कोई भी पर्सन, वो दिखाए थे। उसके बाद आती है 1931 में आपकी, उसके बाद 1963 यानी कि फाटक की रेपर्टरी आई थी, फाटक की रेपर्टरी आई थी।
बेसिकली फाटा की रिपर्टरी क्लिनिकल रिपर्टरी के फॉर्म में आती है। और अब आती है हमारा जो सबसे लास्ट है वो है मॉडर्न रेपर्टरी। मॉडर्न रेपर्टरी यानी कि मॉडर्न रेपर्टरी में पहला आपकी आती है बार्थेनल विल पुलंकर की रेपर्टरी जो कि 1973 में आई थी। उसके बाद 1993 भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा है, जिस तरह से 1897 रहा, ठीक उसी तरह से 1993, क्योंकि यहाँ पर रेपर्टरी में फिर से एक एवोल्यूशन आया है, जहां पर मर्फी और सिंथेसिस ने मिलकर एक एडवांस रेपर्टरी, केंट की रेपर्टरी को एडवांस फॉर्मेट में उन्होंने दे दिया। और उसके बाद 1998 में तिवारी की लास्ट रेपर्टरी आई थी। तो ये था हमारा जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेपर्टरी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो रिपर्टराइजेशन क्या है? रिपर्टराइजेशन एक सीक्वेंस में इंटरडिपेंड प्रोसेस है, सीक्वेंस है आपका, क्या है? बेसिकली सीक्वेंस है, ऐसा लिंक प्रोसीजर जिसमें कि आप सिमिलम मेडिसिन को फाइंड करते हैं, ठीक है, किसी भी दिए गए केस में विद द हेल्प ऑफ रिपर्टरी। जब आप किसी रिपर्टरी का इस्तेमाल करके किसी भी केस में आप एक सिमिलम दवा को ढूंढने का जो प्रोसेस है, उसी सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन दो तरह के होते हैं। प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन में आपका दो मेथड है, पहला कहता है टोटल एडिशन प्रोसेस और दूसरा कहता है एलिमिनेटिंग प्रोसेस। तो टोटल एडिशन प्रोसेस में है कि हमें जितने भी सिम्टम पेशेंट में मिले वो सारे सिम्टम को, जितने भी सिम्टम मिले हैं पेशेंट में, वो सारे सिम्टम को हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमैटिकली, यानी कि जो रिपर्टरी यूज करेंगे उस रिपर्टरी के बेस पर हम लोग अरेंज करेंगे। जैसे केंट की रिपर्टरी यूज कर रहे हैं तो केंट ने पहले इंपॉर्टेंस मेंटल को दिया है, तो वहां पर हम लोग पहले मेंटल जनरल डालेंगे, फिर फिजिकल जनरल डालेंगे, फिर पार्टिकुलर सिम्टम डालेंगे। तो वो था केंट का। फिर अलग रिपर्टरी की अपनी अलग अलग प्रोसेस है। जैसे अगर हम बीटीपीटी यूज कर रहे हैं तो वहां पर लोकेशन पहले आएगी, फिर सेंसेशन आएगी, फिर मोडालिटी आएगी, फिर कॉन्कोमिटेंट आएगी, तो चारों को डालेंगे। बट यहां पर कहता है कि एलिमिनेटिंग प्रोसेस, एलिमिनेटिंग का मतलब ये होता है अलग करके हटा देना, किसी को एलिमिनेट करना यानी कि किसी को बाहर निकालना। तो एलिमिनेटिंग प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम एक सिम्टम, पेशेंट का जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है या वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या जिस सिम्टम को हम छोड़ नहीं सकते हैं, उस सिम्टम को हम पहले रखते हैं, सबसे टॉप पे रखेंगे, और उस सिम्टम के अंदर जितनी दवाइयां हैं उन्हीं दवाइयां को हम वहां पर लिख लेते हैं, और बाकी जो सिम्टम हम लेंगे उसमें से वही दवाई लेंगे जो पहली वाली सिम्टम में यानी कि पहली वाली रूब्रिक्स में थी, और उन्हीं दवाई को लिखकर हम एक आगे मेडिसिन निकालते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेटिंग प्रोसेस। अगला जो है आपका केंट रेपर्टरी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला जो हम लोग क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं वो है केंट की रेपर्टरी। अगला जो क्वेश्चन है वो है केंट की रेपर्टरी। तो केंट रेपर्टरी क्या है कि जब हैनीमैन ने पब्लिश की अपनी रेपर्टरी, वो रेपर्टरी नहीं चली, फिर बोगी हसन्स ने अपनी रेपर्टरी को पब्लिश किया और धीरे धीरे बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी रेपर्टरी पब्लिश कर दिया। तो एक जो होम्योपैथिक फील्ड में था कि रेपर्टरी को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि कौन सी रेपर्टरी अच्छी है, कौन सी रेपर्टरी का यूज करना है, कौन सी रेपर्टरी का यूज नहीं करना है। और चूंकि जो डॉक्टर केंट जो थे वो बहुत ज्यादा आपको होलिस्टिक अप्रोच को रखने वाले थे, और चूंकि उस टाइम में जितनी भी रिपर्टरी प्रेजेंट थी वो होलिस्टिक अप्रोच को कवर नहीं कर रही थी, कोई मैन को कवर ही नहीं कर रहा था। और इस चीज को लेकर और जब जेटी केंट ने बहुत सारे अपने केसेस एनालिसिस किए तो उन्हें रिपर्टरी से जो है कि एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो अंत में जाकर उन्होंने बहुत सारे मटेरिया मेडिका और अपनी मटेरिया मेडिका और बहुत सारे डाटा को लेकर उन्होंने एक रिपर्टरी को बनाई, और वो रिपर्टरी जो बनी वो कहलाई केंट की रेपर्टरी। चूंकि केंट की रिपर्टरी जो बनी उसके बाद यह रेपर्टरी जो है फाइनली केंट ने बनाई और सिस्टमेटिकली कंप्लीट करके इसको पब्लिश किया, रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक। और इनका नाम क्या दिया उन्होंने? रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, यानी कि क्योंकि एक्चुअली आपकी जो रिपर्टरी है वो मटेरिया मेडिका का है, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज इंडेक्स है, तो उन्होंने इसलिए इसका नाम दिया रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका।
केंट की रिपर्टरी का जो एरा था, यानी कि केंटेनियन एरा जिसको हम लोगों ने अभी देखा है, वो एरा जो था वो एरा बहुत इंपॉर्टेंट था। 1897 का जो एरा है, 1897 का जो ईयर था, इसको हम लोग गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं, गोल्डन एरा ऑफ रिपर्टरी कहते हैं। डॉक्टर केंट जो है वो पहले डॉक्टर केंट ने सिर्फ और सिर्फ रिपर्टरी नहीं बनाई, उन्होंने प्रिंसिपल एक दिया है। उन्होंने पहला प्रिंसिपल का खोज किया, वो था लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में, यानी कि दवा को देने के बारे में क्या रिएक्शन आता है पेशेंट के, और जिसको आप लोग केंट के 12th ऑब्जर्वेशन में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि केंट का कॉन्सेप्ट क्या था, केंट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी क्या था, केंट की कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी क्या था। तो कहता है कि केंट की जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी था वो था, केंट की जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी था वो था, केंट जो है पूरी की पूरे एम्फसाइज करते थे किस चीज पर, केंट जो है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंस किसको दे रहे थे, एक्सप्रेशन ऑफ होल पर्सन को, यानी कि पूरे मैन को कैसे कवर किया जाए। उनकी जो पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट थी वो मैन को कवर करना है, यानी कि उस होल पर्सन को कवर करने पर वो दे रहे थे, होल पर्सन को कैसे कवर किया जाए। और इसीलिए केंट के जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग होलिस्टिक अप्रोच, या केंट का जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। क्योंकि जब आप पूरे मैन को लेके चलते हैं, पूरे मैन के हर एक हिस्से को लेके चलेंगे तो आप उसको कहेंगे होलिस्टिक अप्रोच। केंट का मानना था कि केंट मानते हैं कि जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है किसी के बॉडी में आया है वो प्रोडक्ट ऑफ डिजीज है, वो खुद डिजीज नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ डिजीज है, यानी कि किसी भी डिजीज का वो प्रोडक्ट पार्ट है, वो रिजल्ट है और कॉज कुछ और है। तो वह ऐसा कहते हैं कि मैन जो बना हुआ है वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिट से मिलकर बना है। स्पिरिट कहने का मतलब वाइटल फोर्स से मिलकर बना है, और उसी को वो टोटल बिहेवियर के रूप में कहते हैं कि वो एक्सप्रेस करता है। अब आता है कि केंट की जो अरेंजमेंट है वो चीजों को केंट कैसे इंपॉर्टेंस देते हैं पूरे में। तो कहता है कि हायरार्की के बेस पर अगर आप देखोगे, हायरार्की का मतलब क्या होता है कि एक सीरीज में कि किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है उसको कहते हैं हायरार्की। तो केंट जो है सबसे पहले विल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी विल हमारी इच्छा क्या है। और केंट जो है बहुत अच्छे से कहते हैं कि हमारी विल जो है सब चीज को कंट्रोल करती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको विल को देना है। दूसरी बात वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, किसी भी पर्सन की कितनी समझ है उसको इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने मेंटल लेवल पे। और तीसरा कहा उन्होंने मेमोरी, तो विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मेंटल जनरल के लेवल पे। और फिजिकल पे कहते हैं पहले वो सेक्सुअल स्फीयर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसके बाद जनरल में बहुत सारे ऑर्गन्स को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं फिलोसफिकल बैकग्राउंड, केंट की फिलॉसफी का क्या बैकग्राउंड रहा उस चीज को हमें यहाँ देखना होगा। तो केंट की फिलॉसफी वही थी कि होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलना है, और केंट की जो रिपर्टरी थी वो जनरल टू पार्टिकुलर गई थी, उस चीज को यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि वो चीज का हम चर्चा क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद कहता है कि केंट ने 3 वैरायटी ऑफ टाइपोग्राफी दिए थे, 3 वैरायटी ऑफ टाइपोग्राफी दिए थे, जिसमें कि उन्होंने तीन ग्रेड में पूरी रिपर्टरी जो बनाए उन्होंने दवाई जो जितने भी मेडिसिन थे उसको 3 ग्रेड में डिवाइड किए थे। पहला बोल्ड लेटर, यानी कि बहुत बोल्ड लेटर में उन्होंने जो जिसको भी लिखा है उसे फर्स्ट ग्रेड की दवाई उन्होंने दी। दूसरा कहा कि इटैलिक, यानी जिसको सेकेंड ग्रेड की दवाई के रूप में दिए। और थर्ड कहता है रोमन, यानी कि थर्ड ग्रेड की रिपर्टरी, थर्ड ग्रेड पे उन्होंने रखा। उसके बाद कहता है कि केंट की रिपर्टरी में प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या था। सीधी सी बात आती है कि कोई भी चीज का बनाने का जो है प्लान होना चाहिए। तो कहता है कि केंट ने सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टेंस दिए है माइंड को, क्योंकि केंट का मानना था कि विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी इज द प्राइम, सुप्रीम जिसको वो कहते हैं, इसीलिए उन्होंने माइंड चैप्टर को सबसे पहले रखा केंट ने। और लास्ट में उन्होंने जनरल चैप्टर को रखा, यानी कि उन्होंने मैन को माइंड और जनरल, फिजिकल जनरल से पूरे को बांध दिए हैं ऊपर से नीचे, और बीच में उन्होंने क्या किए हैं पूरे एनाटॉमिकल अरेंजमेंट में चैप्टर को डाले हैं। तो आप जब इसके, क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम
कुल 33 चैप्टर हैं इसमें। केंट के जो रेपर्टरी में 33 चैप्टर्स हैं और कुछ जगह पर जो आपको 37 भी कहेंगे। 37 इसलिए क्योंकि केंट की जो इनरी सिस्टम का जो चैप्टर है उसको कई जगह पर एक साथ लिखते हैं सब चैप्टर के रूप में, और कई जगह पर उसको मेन चैप्टर के फॉर्म में करते हैं। तो कई जगह पर आपको 33 मिलेगा और कई जगह पर आपको 37 मिलेगा। उसके बाद कहता है कि उसमें अरेंज, तो पहले माइंड लिखेंगे, उसके बाद वर्टाइगो लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे और एनाटॉमिकल अरेंजमेंट करते हैं हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स, केंट ने अपने रूब्रिक्स का कैसे अरेंजमेंट किया था। किसी भी रिपर्टरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रूब्रिक्स का अरेंजमेंट कैसे है। तो पूरी की पूरी केंट की जो रिपर्टरी है और उसमें रूब्रिक्स का अरेंजमेंट जो है वो अल्फाबेटिकल किया गया है। कैसे किया गया है? अल्फाबेटिकल किया गया है। दूसरा कहता है रूब्रिक्स आर अरेंज इन जनरल टू पार्टिकुलर। क्योंकि हम लोग केंट की रिपर्टरी है और केंट होलिस्टिक अप्रोच रखने वाले थे, इसलिए वो जनरल टू पार्टिकुलर ही जाते रहे। केंट जो है जनरल टू पार्टिकुलर ही जाते रहे। अब यहां पर जो है रूब्रिक्स जो अरेंज जो है कि उन्होंने किया था जनरल टू पार्टिकुलर, और अब कहता है कि सब रूब्रिक्स का अरेंजमेंट जो है उन्होंने क्या किया? साइड, टाइम, मोडालिटी एंड एक्सटेंशन के फॉर्मेट पे उन्होंने केंट ने रख दिया। कहते हैं कि केंट की रिपर्टरी में जो है कि बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस का यूज किया गया है। हम क्रॉस रेफरेंस क्या होता है हम उसको आगे देखेंगे, बट अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि क्रॉस रेफरेंस जो है बहुत जगह पर केंट ने उपयोग किया अपने रेपर्टरी में। और क्रॉस रेफरेंस से जो है कि एक फिजिशियन को हेल्प मिलता है कि वो जो रूब्रिक्स लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है, या जो रूब्रिक्स लिया है उसे मिलता जुलता कोई और शब्द भी क्या होते हैं। तो जैसे या फिर उसी का जो दवा है किसी और जगह पर दिया गया है, तो कहता है कि केंट ने जो है रिपर्टरी में एबेंडॉन का मतलब होता है अकेला छोड़ देना, और सेकंड फीलिंग, यानी दोनों ही शब्द का मतलब अगर आप देखोगे तो एक आता है, और उन्होंने अलग अलग जगह पर दोनों का इस्तेमाल किया है। दूसरा कहता है एयर कास्टल या थियोराइजिंग, यानी कि ये क्रॉस रेफरेंस के रूप में उन्होंने थियोराइजिंग यानी कि अपना जो एक तर्क देना होता है, एक थियोरेटिकल पार्ट जैसे थ्योरी देते हैं उसी तरह से तर्क देते हैं लोग, उसको थियोराइजिंग कहते हैं। तीसरा कहता है एमोरस लुइड। तो उन्होंने बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस को यूज किया है, और लास्ट में कहते हैं कि केंट जो है 600 के आसपास, केंट जो है मेडिसिन का जो नंबर है, मेडिसिन नंबर 645 मेडिसिन का उन्होंने जो है उपयोग किया है अपनी पूरी रिपर्टरी में। चलिए केंट रिपर्टरी को खत्म करते हैं शॉर्ट में। उसके बाद हम लोग आते हैं रूब्रिक्स क्या होता है। रूब्रिक्स क्या होता है हम उसको देखेंगे। तो रूब्रिक्स कहता है कि रूब्रिक्स जो है बेसिकली आपका क्या है, एक लैटिन वर्ड से आया है रूब्रिका। एक लैटिन वर्ड है रूब्रिका, और रूब्रिका का क्या मतलब होता है? रूब्रिका का मतलब होता है एक हेडिंग या कोई गाइडिंग रूल। हेडिंग यानी कि जो मेन हो किसी भी चीज का या गाइड करने वाला नियम है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूब्रिका कहते हैं। रूब्रिक्स जो है कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम है। क्या है? रूब्रिक्स जो है आपका वो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम है। कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम है। जो मटेरिया मेडिका में जो ड्रग प्रूविंग के समय जो सिम्टम जो चीजें प्रूवर्स ने दी उसको कन्वर्ट करके एक जो है कि हम फॉर्म में बना लेते हैं जो कि सेट जो है कि फिट हो पाए रिपर्टरी के लैंग्वेज में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूब्रिक कहते हैं। तो ये कन्वर्टेड फॉर्म है किसी भी पर्सन का, कोई भी पेशेंट जो बोलता है, या किसी दवा का, किसी पेशेंट का या किसी दवा का क्या है, ये आपका कन्वर्टेड फॉर्म है। रिपर्टरी का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग है सिम्टम एंड क्लिनिकल टर्म का। उसके बाद कहता है टाइप ऑफ रूब्रिक्स। रूब्रिक्स के कितने टाइप हैं? तो कहता है कि रूब्रिक्स के अलग अलग टाइप हैं। जैसे आप देखोगे जनरल रूब्रिक्स, यानी कि जनरल रूब्रिक्स वो रूब्रिक्स हैं जैसे आप हेडेक देखते हो, या हेडेक जो है बेसिकली क्या है वो जनरल रूब्रिक्स है। तो वो कहता है कि जनरल रूब्रिक्स डिजायर है, एवर्जन है, फूड है, ड्रिंक है, ये सब क्या है? आपका जनरल रूब्रिक्स है। उसका कहता है सब रूब्रिक्स, यानी कि रूब्रिक्स के अंदर
जैसे भट्टाइगो के अंदर भट्टाइगो चैप्टर हो गया, उसके अंदर जो है कि मॉर्निंग के अंदर कहता है 11 मॉर्निंग के अंदर कहता है 8 AM, तो ये 8 AM क्या है, इसका सब रूब्रिक्स हो गया। या फिर कहता है कि ब्रस्टिंग पेन, तो ये ब्रस्टिंग क्या है, एक सब रूब्रिक्स हो गया। उसके बाद कहता है सिमिलर रूब्रिक्स, यानी कि उसी रूब्रिक्स के मिलता जुलता रूब्रिक्स। उसके बाद कहता है पार्टिकुलर रूब्रिक्स, यानी पार्टिकुलर रूब्रिक्स का मतलब हुआ कि किसी खास लोकेशन पे, स्पेसिफिक स्पेशल लोकेशन टाइम, यानी कि उसको पार्टिकुलर कहना है कि उसी चीज के लिए लिया गया हो। उसके बाद कहता है पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स, यानी कि वो रूब्रिक्स जो पैथोलॉजी के हिसाब से लिए गए हो। क्लिनिकल रूब्रिक्स वो जो क्लिनिक में लिए जा रहे हैं। और एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स कहने का मतलब वो जो एलिमिनेटिंग सिम्टम थे हमारे, उसी तरह से एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स जिसके मदद से हम बहुत सारी दवाइयां को अलग कर पाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेटिंग रूब्रिक्स। तो ये था रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या है आपका, एक कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ सिम्टम था। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का आता है वो है, अगला फॉर्म जो हम लोग का आता है वो है क्रॉस रेफरेंस। अगला क्या आता है आपका, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब होता है, क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है रेफरिंग टू द सिमिलर रूब्रिक्स आइदर कंपेयर और इनहांस द नॉलेज ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन और फिजिशियन। तो जब आप किसी भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन का नॉलेज को बढ़ाने के लिए सेम सिमिलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस। और इससे पहले हम लोगों ने केंट रेपर्टरी में देखा है कि केंट ने बहुत जगह पे क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किया है। जैसे एवेंडॉन का उन्होंने 4 सेकंड फीलिंग दिया था, एमॉर्फस का ल्यूट दिया था उन्होंने, तो उस तरह से। दूसरा कहता है इट हेल्प अस टू द दिस एंड क्लियर आवर कंफ्यूजन, यानी कि जो फिजिशियन है अगर उनके अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो ये क्लियर करता है आपके कंफ्यूजन को, तो वो क्रॉस रेफरेंस कहता है। केंट जो है, केंट, बोगर, मर्फी या सिंथेसिस रेपर्टरी है, या इस सब रेपर्टरी में जो है आपको क्रॉस रेफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इन लोगों ने क्रॉस रेफरेंस का केंट, बोगर, मर्फी जो है बहुत जगह पर अलग अलग प्लेस पे जो है क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किए। अब हम लोग क्रॉस रेफरेंस को दो भाग में डिवाइड करते हैं। क्रॉस रेफरेंस, एक क्रॉस रेफरेंस वो होता है जो मेन रूब्रिक्स का, जो मेन रूब्रिक्स है उसी का साइनोमेंस होता है, यानी कि मेन रूब्रिक्स कोई है और उसी का मेन रूब्रिक्स का कहता है, मेन रूब्रिक्स का जो है साइनोमेंस है, यानी कि उसका सिमिलर मीनिंग है और उसको आपको ब्रैकेट में बंद करके दे दिया गया है। क्या किया है, ब्रैकेट में दे दिया है, तो उसको हम लोग मेन रूब्रिक्स का ब्रैकेट में बंद करके दिया, उसका सिमिलर मीनिंग है। दूसरा कहता है कि मेन रूब्रिक्स है और उसी का सिमिलर मीनिंग वाला दिया गया है, लेकिन उसमें जो दवाइयां हैं वो अलग जगह पर मिलेंगी या अलग दवाइयां मिलती हैं। तो ये था आपका क्रॉस रेफरेंस का, जैसे 4 सेकंड फीलिंग, एवेंडॉन। उसके बाद हम लोग आएंगे अगला टॉपिक पे, बीबीसीआर की रिपर्टरी के बारे में हम देखेंगे। और एक रिपर्टरी है आपकी बीपीवीटी, यानी कि बोगर का ये रिपर्टरी है, बोगर बोगी हसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी, और एक था बोगी हसन की रिपर्टरी, पॉकेट थेराप्यूटिक रिपर्टरी। तो वहां पर हम लोग की 3 रिपर्टरी को क्वेश्चंस में मेंशन किए थे, केंट, बीबीसीआर और बीपीपीटी। तो हम यहाँ पर एक बीपीपीटी रिपर्टरी का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय जो है कि वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए। तो वहां पर सिर्फ ध्यान आपको रखना है कि फिलोसफिकल बैकग्राउंड सेम है, चैप्टर्स के सिर्फ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे उसमें 7 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर ज्यादा चैप्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ बीबीसीआर को देखेंगे। उसमें चैप्टर्स ज्यादा है बीबीसीआर में और उसमें चैप्टर कम थे। इसमें जो है आपके नंबर ऑफ मेडिसिन जो है लगभग ज्यादा है और उसमें मेडिसिन कम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इंट्रो पार्ट आप लिखेंगे कि बीबीसीआर की जो बुक है वो बोगर के द्वारा लिखी गई है और ये रिपर्टरी जो है किसके ऊपर बेस है, तो बोगी हसन के ऊपर, बोगी हसन के जो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक है उसके ऊपर बेस है, उसी का यह फर्दर एक्सपेंडिंग पार्ट है। ठीक है। दूसरा हम लोग इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या है इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में पहला जो आपका आता है वो कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम। तो पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कॉन्कोमिटेंट, यानी कि यह रेपर्टरी का जो मुख्य जो फॉर्मेट है वो काम करने का, वो कहता है कंप्लीट सिम्टम पे वर्क करती है ये रेपर्टरी। और यहाँ पर लोकेशन को बहुत ही लोग मायने देते हैं। लोकेशन किसी भी सिम्टम के लिए वो कहते हैं कि पहले आप लोकेशन पूरा कीजिए, फिर उस सिम्टम के पूरा करने के लिए, एक सिम्टम को पूरा करने के लिए सपोज करिए कि उसका सेंसेशन पूरा कीजिए, फिर मोडालिटीज पूरा कीजिए और कॉन्कोमिटेंट।
तो पहला लोकेशन आता है। लोकेशन क्या होता है कि किसी भी पार्ट का, किसी भी ऑर्गन का जो लोकेशन है या किसी भी डिजीज का, तो हम यहाँ पर लोकेशन लेंगे किसी भी पार्ट का। पार्ट हो गया, ऑर्गन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग लोकेशन कहते हैं। जैसे हेड का राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, तो ये क्या है, उसका लोकेशन है। दूसरा कहता है सेंसेशन कैसा है, उसमें थ्रॉम्बिंग पेन है, ब्रस्टिंग पेन है, पिकरिंग पेन है, बर्निंग है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका सेंसेशन। तीसरा कहता है मोडालिटीज। मोडालिटीज क्या है, यानी कि मोडालिटीज का मतलब होता है अफेक्टिंग द डिजीज कंडीशन। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिजीज कंडीशन को अफेक्ट करती है। जैसे मोडालिटीज में दो बातें आती हैं, या तो एग्रावेशन होगा या एम्लोरेशन होगा। एग्रावेशन या एम्लोरेशन, यानी कि डिजीज कंडीशन को जब बढ़ जाती है उसकी इंटेंसिटी तो एग्रावेशन कहते हैं, या घट जाती है तो उसको एम्लोरेशन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट को ही दूसरा नाम कहते हैं हम लोग, क्या है, एक्कम्पेंड सिम्टम, यानी कि हेडेक एक्कम्पेंड बाय फीवर, यानी कि किसी भी पेशेंट को हेडेक भी हो रही है और उसके साथ फीवर है, तो हेडेक जो है उसका मेन सिम्टम था तो फीवर एक्कम्पेंड हो जाएगा, अगर फीवर मेन नहीं था तो हेडेक एक्कम्पेंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। दूसरा कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। इनका दूसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। तीसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजेशन एंड टाइप। बोगर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कॉजेशन को, और देना भी चाहिए, क्योंकि कॉज जो है बहुत मायने रखता है। कॉजेशन को उन्होंने बहुत मायने देते हैं, क्योंकि कॉज के बिना कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। उसके अगला आते हैं आपके क्लिनिकल रूब्रिक्स। उसके आगे क्या आता है आपका क्लिनिकल रूब्रिक्स। क्लिनिकल रूब्रिक्स जैसे बोगर ने बहुत सारे क्लिनिकल टर्म को जो है एक जो क्लिनिकल टर्म है उसको एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन के नीचे रखे हैं, यानी कि एक टर्म देकर और उसके नीचे जो है कि ग्रुप ऑफ मेडिसिन को दे दिए हैं, और जिससे क्या होता है कि हमें दवा का सिलेक्शन करने में सुविधा हो जाती है। उसके बाद कहता है कि इवोल्यूशन ऑफ रेमेडी। इवोल्यूशन ऑफ रेमेडी, अब चूंकि केंट में इवोल्यूशन ऑफ रेमेडी में जैसे कि ग्रेडिंग उन्होंने 3 ग्रेडिंग में किया था, बोल्ड, इटैलिक एंड क्या जो है कि आपका रोमन में। लेकिन यहां पर कहता है कि केंट के बेसिस नहीं चलेंगे, यहाँ पर केंट 3 ग्रेडिंग किए थे, और बोगर का रिपर्टरी में और बोगी हसन्स की रिपर्टरी, दोनों रिपर्टरी में 5 ग्रेडिंग के सिम्टम दिए गए, क्योंकि बोगर का जो रिपर्टरी है वो बोगी हसन्स का एक्सपेंडिंग रिपर्टरी है। इस चीज को याद रखेंगे। तो यहाँ पर पहला जो उन्होंने दिया है वो है कैपिटल, यानी कि जब उसके बुक को देखेंगे तो कैपिटल में लिखा मिलेगा, जैसे ACON, ये क्या है, एकोनाइट का है, और ये जो है कैपिटल में उन्होंने लिखा है, इसको उन्होंने 5 मार्क्स देते हैं। और एक उसके बाद कहता है बोल्ड। बोल्ड में 2 ग्रेड देते हैं और 4 मार्क्स देते हैं। एक तरफ से ये बढ़ेगा, यानी कि ग्रेडिंग वाला बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 होता जाएगा, और मार्क्स जो है घटता चला जाएगा। फिर उन्होंने इटैलिक दिया, उसके बाद उन्होंने रोमन दिया, यानी रोमन को 4 ग्रेड देते हैं और 2 नंबर देते हैं। उसके बाद आपका आता है रोमन इन ब्रैकेट, जिसको उन्होंने 5 ग्रेड दिया सबसे लास्ट में, जो कि बहुत कम लोगों में मिलता है, और 1 मार्क्स दिया। तो कहता है कि जो ग्रेडिंग किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द प्रूवर्स लिया गया है, कि प्रूवर्स में कितने सिम्टम आए, और बार बार जब कंफर्मेशन किया गया तो सिम्टम कितने लोगों में अपीयर हुए, उसके बेस पर ये इवैल्यूएशन किया जाता है। बोगर की जो बीबीसीआर रिपर्टरी है उसमें एक बहुत ही यूनिक अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वो है फीवर का, क्योंकि इससे पहले फीवर का इस तरह का अरेंजमेंट कहीं नहीं देखने को मिला था। जहां पर उन्होंने यूनिक कंट्रीब्यूशन किया है फीवर चैप्टर में, यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फीवर चैप्टर, जिसमें उन्होंने पैथोलॉजिकल, ब्लड सर्कुलेशन, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट एंड पल्स और एग्रावेशन को उन्होंने टाइम एग्रावेशन सारे चीज को टाइम फीवर में डाल रखे हैं। तो इससे क्या होता है कि फीवर के केसेस को एनालिसिस करने में और मेडिसिन फाइंड करने में हमें बहुत आसानी मिलती है। उसके बाद कहता है कि प्लान एंड कंस्ट्रक्शन क्या था, किसी भी चीज का बनाने के लिए उसका एक प्रॉपर जो है प्लान होना चाहिए। तो कहता है कि जो बोगर थे वो 464 दवाइयां, कितने दवाइयां 464 464 दवाइयां का इस्तेमाल किए हैं इसमें। और कहता है इसमें कितने चैप्टर है, तो कहता है 53 चैप्टर है टोटल नंबर ऑफ चैप्टर। केंट में हमने देखे थे कि 33 चैप्टर थे, और यहां पर कहता है कि 53 चैप्टर्स है। उसके बाद कहता है कि इसके जो है कि एडिशंस की बात करें तो ये कहता है कि फर्स्ट एडिशन जो है बोरिक एंड टफल के द्वारा
पब्लिश की गई थी, जो कि 1905 में आई थी, 1905। और दूसरी जो है रोय एंड कू पब्लिकेशन के द्वारा जो है कि पब्लिश की गई थी सेकंड, जो कि 1936 में आई थी। अब तो पूरे जो बुक है, ये जो पूरी बीबीसीआर की जो बुक है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो हिस्से में, क्योंकि इस बुक में एक पार्ट में आपको मेडिसिन के बारे में लिखी गई है, मेडिसिन का पिक्चर लिखा गया है, और दूसरी भाग में रिपर्टरी लिखी गई है। इसीलिए हम इस बुक को डिवाइड कर देते हैं दो भाग में। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन को कवर करता है। और दूसरी पार्ट में जो है आपका रिपर्टरी प्रॉपर आता है। दूसरी पार्ट में क्या आता है? आपका रिपर्टरी प्रॉपर आता है। अब बोगर की जो रिपर्टरी है वो कहती है कि अरेंजमेंट कैसे है, तो अरेंजमेंट इसमें भी माइंड, सेंसोरियम, वर्टाइगो लिया गया है। बाकी चैप्टर जो है 53 चैप्टर्स का नाम लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा, इसलिए हमने नाम नहीं लिखा है, आप चैप्टर्स का नाम लिख लेंगे। उसके बाद कहता है अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स। ये भी बहुत लास्ट पॉइंट मेंशन देना होता है कि अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक्स कैसा है। तो रूब्रिक्स आर अरेंज लोकेशन, सेंसेशन, टाइम, यानी कि टाइम जो है कि सेंसेशन, मोडालिटीज के अंदर जो कि डिजीज का अफेक्ट किस चीज से हो रहा है, और कॉन्कोमिटेंट। तो ये था आपका बीबीसीआर। और बीबीसीआर में भी आपका जो है कि क्रॉस रूब्रिक्स, यानी कि क्रॉस रेफरेंस जो है, क्रॉस रेफरेंस जो भी है यूज किया गया है। तो आप क्रॉस रेफरेंस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन। तो कहता है कि मेथड ऑफ रिपर्टराइजेशन क्या है, कि बेसिकली एक जो है कि सुटेबल मेथड होना चाहिए, सुटेबल मेथड होना चाहिए रिपर्टराइजेशन के लिए, कि किसी भी केस में जो है आप एक सिमिलर मेडिसिन को फाइंड आउट करके आसानी से एक्यूरेसी के साथ आप निकाल सके। उसके लिए जो है कि कुछ मेथड हम लोग को यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेथड है वो अलग अलग रिपर्टरी के ऑथर के द्वारा दिए जाते हैं। क्योंकि जिस बेस पर जो है कि रिपर्टरी की फिलॉसफी होगी, प्लान एंड कंस्ट्रक्शन होगा, उसके हिसाब से जो है, क्योंकि हर एक रिपर्टरी का जो है अपना मेथड है प्लान एंड कंस्ट्रक्शन का और फिलॉसफी बैकग्राउंड का, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिपर्टराइजेशन आपको जानना पड़ेगा, ताकि आप अलग अलग रिपर्टरी का जब यूज करें अलग अलग केसेस के लिए, तो आप उस चीज का सही से उपयोग कर पाए। तो पहला जो आपका आता है वो है बोगी हसन का मेथड। तो बोगी हसन को ही हम लोग फादर ऑफ रिपर्टरी के नाम से जानते हैं। और बोगी हसन का मानना था कि मेंटल सिम्टम्स को लेना इतना आसान नहीं होता है। हर केस में आपको मेंटल सिम्टम प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, और हर एक फिजिशियन जो है मेंटल सिम्टम को ले नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने फिजिकल सिम्टम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और इसीलिए उन्होंने जो कि फिजिकल सिम्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और उन्होंने जो है कि फिजिकल सिम्टम में डॉक्ट्राइन ऑफ एनालॉजी को, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन को, उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन को उन्होंने लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन क्या है, कि बेसिकली अगर एक तरह का सेंसेशन किसी एक पार्ट में मिल रहा है और दूसरे पार्ट में नहीं मिल रहा है, या दो जगह मिल रहा है, तो उसी चीज को आप एज ए जनरल के फॉर्म में सब पूरे जगह पर आप लागू कर सकते हैं। इसीलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांड जनरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो आता है वो है केंट का मेथड। क्योंकि केंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है कि होलिस्टिक अप्रोच रखते थे। क्या रखते थे? होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच रखते थे। तो होलिस्टिक अप्रोच रखते थे, और इनका जो था केंट का जो मेथड है वो जनरल टू पार्टिकुलर जाने का था। जनरल टू पार्टिकुलर जाते थे, और इन्होंने मेंटल जनरल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो ये इनके लिए जो है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स रहा। उसके बाद आता है आपका बोगर का मेथड। बोगर का जो मेथड है वो है कॉजेटिव, कॉजेशन एंड मोडालिटी एंड पैथोलॉजिकल जनरल विद कॉन्कोमिटेंट। क्या क्या था इनका? इनका कहता है कॉजेटिव, यानी कि कॉजेशन, कॉजेटिव, मोडालिटी, पैथोलॉजिकल जनरल, और उसको कहता है कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट। तो ये रहा इनका बोगर का। उसके बाद आपका आता है क्लिनिकल मेथड में। क्लिनिकल मेथड में कहता है कि द मेथड फॉलो इन द केस वेयर केस प्रेजेंट विथ मोर कॉमन सिम्टम ऑफ डिजीज।
क्लिनिकल में क्या करता है कि वैसा केस जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन सिम्टम प्रेजेंट हो, यानी कि डिजीज के सिम्टम ज्यादा प्रेजेंट हो और डिफरेंशिएशन ना कर पाए, तो इसमें क्या कहता है कि मोर और मोर कॉमन सिम्टम प्रेजेंट हो, मोर और मोर कॉमन सिम्टम प्रेजेंट हो, कॉमन सिम्टम प्रेजेंट होता है। मोर सबसे ज्यादा क्या है इसमें कॉमन सिम्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं। और इसमें जो है कि ऐसे में डिजीज के नाम पे, डिजीज के नाम पे, नेम ऑफ डिजीज पे जो है मेडिसिन देनी पड़ती है, इसीलिए इसको नेम ऑफ डिजीज पर ही हम इसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल रूब्रिक्स भी कहते हैं, क्लिनिकल रूब्रिक्स कहते हैं। और ये जो है बहुत कॉमन सिम्टम हो जाता है उसका। उसके बाद आपका जो एक लास्ट था मेथड ऑफ रिपट्राइजेशन में, जिसको हम लोग कह रहे थे यहाँ पे नोसोलॉजिकल मेथड, यानी कि जब कोई नोसोड ग्रुप की जब दवा देनी होती है, और नोसोड ग्रुप की जो दवा है वो हर एक रिपर्टरी में ज्यादा यूज नहीं किया गया है, क्योंकि ये लिमिटेशन रही है रिपर्टरी का कि रिपर्टरी में नोसोड दवाई को ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं किया गया। तो नोसोड की जो दवा देने का जो तकनीक है, वो टेक्निक है वो अलग है, कि हिस्ट्री मिल रही है या सिम्टम मिल रहा है, उसके बेस पर फिर हम लोग नोसोड दवा देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं नोसोलॉजिकल मेथड।